हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का जो बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने देखो अभी कुछ टॉपिक है, देखो उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी स्टडी हमने कर ली है और आज हम सीख रहे हैं जो टॉपिक नंबर 4, 5, 6 और 7 इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हम देखो बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो 4 का टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो केवल 2 लाइनों के ग्राफ वाला प्रश्न बनता है। तो मैं आपको वो 2 लाइनों का ग्राफ एक बार फिर से सिखा दूं कि जब भी आपको 2 लाइनों का ग्राफ निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सवाल आ रहा है और उसमें मान लो मेरे पास समीकरण क्या है, x + 3y = 6, ये पहली समीकरण है, और 2x - 3y = 12 ये दूसरी समीकरण है, और एक मेरे पास संबंध हो रहा है विशिष्ट 4x + 3y = ये आ रहा है। अब इस सवाल में आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले तो आपको इसको ग्राफ विधि से हल करना है, बाद में इसमें आपको a का मान वो भी प्राप्त करना है। तो देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए सारणी, जब आप समीकरण 1 की सारणी बनाओगे तो कैसे आएगी, x, y और ये। अब तो इसमें आप x का मान 0 लेंगे तो आपका y का मान बिल्कुल पॉइंटों में नहीं आ रहा, और y का भी आप 0 ले सकते हो। तो मेरे पास है x + 3y = 6 है। मैंने यहाँ लिखा x = 0 पर तो ये मान 0 हो गया, और 3y = 6, 6/3, y का मान आ रहा है 2। अब देखो मैंने लिया बाद में y = 0 पर, तो ये मान आपका 0 हो रहा है अभी, तो x का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह बनाओगे आप समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी। देखो, जब आप समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते हो तो देखो उसको कैसे बनाना, आपको उसका तरीका आप और देख लो। तो तरीका आपका वही रहेगा, एक तरफ आपको x मानना है और एक तरफ आपको y मानना है। फिर आप x और y दोनों का मान क्या करेंगे, 0 लेके देख लेंगे कि आपका मान है वो, यानी पॉइंटों में तो आपका मान वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, x का मान पहले एक बार 0 मान लिया, एक बार मैंने y का मान 0 मान लिया, क्योंकि ये मान आपको पॉइंटों में नहीं आएगा। समीकरण है मेरे पास 2x - 3y = 12 है। मैंने लिखा x = 0 पर, ये मान 0 हो गया आपका पूरा, -3y = 12, y का मान है 12/-3 यानी -4, या -4 कर दोगे आप। फिर मैंने लिखा y = 0 पर, और जब आप y का मान 0 करोगे ना तो 0 हो गया आपका, और 2x = 12, इन x का मान आ गया 12/2 यानी 6 आ गया। तो x का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 6। अब देखो, इनको आपको ग्राफ में रखना मान को, तो ग्राफ के लिए आप ऐसा करेंगे, ग्राफ में 2 लाइनें लेंगे आप इस तरह से, ये x मानना है, ये x' मानना है, ये y मानना है, और ये y'। अब यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 0। देखो, जो संख्या आपकी है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। पहले x का मान 0, y का 2 आ रहा है ना, तो बिंदु देखो आपका यहाँ आ जाएगा। फिर x का 6 आ रहा है यहाँ पर, इनको मिलाओगे आप ऐसे ही, तो देखो इस तरह से आपको रेखा प्राप्त होगी। है या तो बिंदु बनेगा आपका 0,2, और यहाँ पर बनेगा आपका 6,0। लाइन का नाम है x + 3y = 6। अब देखो सेकंड, x का मान 0, y का -4 है, तो यहाँ पर बिंदु आ रहा है मेरे पास। फिर x का 6 और 0 आ रहा है, तो बिंदु आ जाएगा आपका यहाँ पर। इनको मिलाओगे आप, बिल्कुल स्केल से मिलाना पड़ेगा इनको भी। तो अब इसको आप आगे तक बढ़ा देंगे इस तरह से, मतलब एग्जाम में अगर ग्राफ का सवाल होता है आपका 6 नंबर का सवाल होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इसलिए आप इसको ढंग से सीख लेंगे। 0 - 4 वो बिंदु आपका सेम है ही। लाइन का नेम मेरे पास क्या आ रहा है, 2x - 3y, और बराबर में आ रहा है 12, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, सरल करके, जो आपका देखो यहाँ पर दोनों लाइनें कहाँ पर काट रही है,
6 जीरो पर काट रही है। तो एक तो इससे पहले आपको यहाँ पर इसका पैमाना लिखना है ग्राफ के ऊपर, यानी एक्स अक्ष पर तो आपने क्या लिया है 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और आपने वाई अक्ष पर क्या लिया है 1 सेमी बराबर 1 इकाई। अब इसका रिजल्ट देखो, दोनों रेखाएं कहाँ काट रही है 6 जीरो पर काट रही है, तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों रेखाएं बिंदु 6 जीरो पर प्रतिच्छेद करती है, अतः ग्राफीय विधि से अद्वितीय हल यानी x बराबर 6 और y बराबर 0 होगा। ये तो पहले आपने इसका क्या लिख दिया है, जो अद्वितीय हल है वो आपने लिख दिया है। अब देखिए अद्वितीय हल के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ऐसा करना है कि जो आपको यहाँ पर a का मान पूछा है ना, तो x y का मान आप यहाँ रख दो, यानी x y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपका पास मान आएगा 4 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 0 बराबर क्या रहा है a, तो 24 बराबर आ गया a का मान क्या पास है 24। तो ये तो आपका ग्राफ से संबंधित प्रश्न जो इस तरह से आएगा तो आपको ऐसे करना है। अब देखो आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है जो आपने 5 की प्रश्नावली से मेरे को पूछे हैं, तो पहले आप 5 की प्रश्नावली के डाउट क्वेश्चनों को देख लीजिए। आप देखो सबसे पहले तो आपने मेरे को जो 5 की प्रश्नावली है, अब देखो हम 5 की प्रश्नावली है ना, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी देखो हम स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपने सबसे पहले मेरे से एग्जाम्पल नंबर 20 पूछा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या रहा है, इसमें लिखा है एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पर है। जैसे मान लो हमारे पास एक सीढ़ी इस तरह से बनी हुई है, ये देखो इसमें कुछ डंडे लगे हुए हैं इस तरह से, और मान लो इसका 100 सेंटीमीटर डंडा है। और अब देखो प्रश्न में लिखा क्या है कि एक सीढ़ी के क्रमांक डंडे परस्पर 25 सेमी की दूरी पे, तो इनके भी तो बीच की दूरी नहीं है, ये 25 सेमी है सबकी बीच दूरी, ये भी 25 सेमी दूरी है और ये भी 25 सेमी दूरी है। तो ये इन सब के बीच की दूरी है वो कितनी है 25 सेमी। और डंडों की कुल लंबाई डंडो लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, तो सबसे निचले डंडे की लंबाई है 45 सेमी। इसकी लंबाई आपको दी गई कितनी 45 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे ऊपर वाले डंडे की लंबाई है 25 सेमी, इसकी दे रखी है आपको कितनी 25 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है। तो अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, यदि सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई 25 सेमी है, यदि ऊपरी और निचले डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो ये तो शुरुआत वाला ये पॉइंट हो गया, ये आपका अंतिम पॉइंट हो गया, इनके बीच की दूरी आप कह रही है 2.5 मीटर ये आ रही है सारों के बीच की दूरी। तो आपसे यहाँ पर पूछा है कि आवश्यक लकड़ी की लंबाई आपसे पूछी गई है कि कितनी आएगी, तो लकड़ी की लंबाई आपको यहाँ पर प्राप्त करनी है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इन डंडों की संख्या निकालनी पड़ेगी। डंडों की देखो संख्या कैसे निकालोगे आप, तो देखो वैसे देखो आपकी ये भी बढ़ रही है, क्योंकि जो लकड़ी के जो डंडे हैं देखो उनकी जो लंबाई है वो समान रूप से बढ़ते हुए जा रही है। तो ये एपी का प्रथम पद हो गया, वो अंतिम पद हो गया, और हम उससे क्या करेंगे जो SN है उसका मान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब मेन काम क्या है, पर डंडों की संख्या निकालनी है आपको कितनी है। देखो ये नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास ये 4 डंडे हैं और मैं बोल दूँ कि इनमें प्रत्येक की भी दूरी कितनी आपकी 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर। तो आपने पता लगा तो 1 नंबर और 4 नंबर आपका, तो देखो उनके बीच की दूरी आपकी कुल कितनी आ गई है, वो 15 मीटर आ गई है। यानी जो प्रथम और अंतिम डंडा है उनके बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 15 मीटर। अगर मेरे को डंडे की संख्या पूछे तो मैं कैसे निकालूंगा 15/5 + 1 ऐसे निकालूंगा। यानी जो कुल दूरी है उसमें आप 1 का भाग देंगे और साथ में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 + 1 यानी कितने आएंगे 4 डंडे आगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम कोई रूल लगाना है। देखो ये मान आपका सारा सेंटीमीटर में ना, पहले तो आप इसको सेंटीमीटर बढ़ाओ, तो ये आपका होगा 250 सेंटीमीटर। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा डंडों की संख्या बराबर
यानी कुल दूरी बटा प्रति डंडों के, या इसको आप ये मान लो कि 250 में आपको इनकी जो 25 है उसका भाग लगाना, साथ में इसमें आपको 1 जोड़ना है। तो 10 + 1 यानी कितने आगे 11। जो डंडे हैं यहाँ पर वो कुल कितने लगे हुए हैं 11। अब देखो उसके बाद में क्या करना आपको, जब आपने डंडों की जो आवश्यक संख्या वो आपने निकाली है कितने 11 इस तरीके से। अब हमें क्या पूछा है, इस लकड़ी की देखो कुल लंबाई पूछी है यहाँ पर। तो एपी का मान लो ये प्रथम पद है, वो मान लो उसका अंतिम पद है। कैसे मान लो, आप उसको प्रथम मान के इसको अंतिम मान लो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी आप लिखोगे जो डंडों की लंबाई एक एपी के अनुसार बढ़ रही है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि प्रथम पद तो मेरे पास आ रहा है 25 और अंतिम पद मेरे पास कितना आ रहा है 45 आ रहा है। और इनमें जो आपका यहाँ पर डिफरेंस है n, उसका पता नहीं कितना आ रहा वो, यानी जो d है उसका पता नहीं, लेकिन जो अंतिम पद है जो आपको मतलब डंडों की संख्या n है उसका आप पता कितना है 11 है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका जो योग है वो आपको निकालना पड़ेगा, यानी डंडों की कुल लंबाई, डंडों की कुल लंबाई। तो यहाँ पर आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, होता है n/2 ब्रैकेट में a + an, क्योंकि ये आपको नहीं दिया गया कि ये बढ़ तो समान रूप से रहेगी, लेकिन कितने से बढ़ रहे हैं वो पता नहीं आपको। पहला 25 सेमी का, फिर बाद में पता नहीं कितना आएगा, लेकिन एक निश्चित अंतर से आएगा। तो आपने इसमें ये रूल लगा दिया अपना, जिसमें डी नहीं आता आपका। n का मान तो आइए 11/2, ये 25 + 45, तो 11/2 गुणा इनको जोड़ दो एक बार आप अभी, तो ये आपके मान हो गए 70 हो गए। तो ऐसे करा इसको 35 बार, 11 × 35, 11 × 55 और 3, और उसके बाद में 33 और 5 कितने हो गए 38, 385 सेंटीमीटर हो गए। या इसको आप 3.85 मीटर भी मान सकते हो। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो आवश्यक लकड़ी है उसकी आपने लंबाई प्राप्त कर ली है एग्जाम्पल नंबर 20 के द्वारा। फिर देखो आपने मेरे से पूछा है कि जो 5.2 प्रश्नावली है उसमें आपको 7 का प्रश्न करवाऊँ। तो पहले आप देखो 5.2 में 7 का प्रश्न। तो देखिए 5.2 में 7 का कैसे करना आपको। 5.2 में जो 7 का प्रश्न आ रहा है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो आप, उसमें लिखा हुआ है कि एक आपके पास आ रही है समांतर श्रेणी आ रही है, एपी आ रही है आपके पास, और एपी कैसे आ रही है, यानी सबसे पहला पद इसमें आ रहा 10, बाद में 7, फिर 4 डैश डैश, फिर -62 आ रहा अंतिम पद, और आपको अंतिम पद से क्या निकालना है 11वां पद निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए उनको हल करने का तरीका देखिए क्या होता है। मतलब इधर से 11वां पद निकालना होता तो आप इसमें क्या निकालते हैं, आप a11 निकालते a + 10t के द्वारा। लेकिन आपको उधर से 11 पद निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे एपी को उल्टा लिख देंगे, यानी एपी को विपरीत क्रम में लिखने पर, जब एपी को आप विपरीत क्रम में लिखोगे तो इसका प्रथम पद क्या आ गया एपी का -62 आ गया, फिर डैश डैश, फिर आ गया 4, 7, 10, और इसका आपको कौन सा पद निकालना है 11वां पद, क्योंकि उधर से 11 पद हो गया ना ये। अब एपी से मेरे पास ए का मान तो आ गया -62, डी कैसे निकालोगे, या इसका क्रमागत पता नहीं है ना आपको, तो इन दोनों से निकालना पड़ेगा आपको, यानी 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। अब 11वें पद का फॉर्मूला होता है a + 10d, तो ए का मान तो -62 + 10 गुणा डी का बना रहा है 3, -62 + 30 -32। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो अंतिम पद से एपी का 11वां पद है वो आपने प्राप्त कर लिया है। अब इसी श्रृंखला में देखिए आपने 5.3 में मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, और उन 5.3 में आपको बताना है मेरे को कौन सा 5वां, 7वां और 9वां 10वां प्रश्न बताना है। तो देखो 5, 7 और 9, 10 नंबर प्रश्न। तो देखिए उनको हम कैसे करेंगे अभी।
तो आपको देखना भी 5.3 में 5, 7 और 9, 10 नंबर प्रश्न आपको देखने हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रश्न संख्या 5 की। तो देखो 5.3 में जो आपका 5 का प्रश्न है उसमें मेरे पास क्या रहे, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करो। मतलब आपको S51 ज्ञात करना आपको, जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रम सही है। दूसरा पद तो इसका रहा 14 और तीसरा पद इसका रहा 18। अब देखो सबसे पहले आप दूसरे पद से क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे, यानी a+d बराबर आ गया 14, ये समीकरण 1 है। तीसरे पद से आप बना लोगे a+2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सरल करके आप पहले a और d का मान निकालो। यानी आपने लिखा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, और जैसे आप घटाओगे तो यहाँ पर a+d बराबर 14 है, यहाँ a+2d बराबर 18 है, माइनस 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 इन्हें काट लो, और माइनस d बराबर आ रहा है माइनस का 4, तो d का मान 4 आ गया। अब d का मान आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रखना वापस, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे आप समीकरण 1 में रखोगे तो आपके पास आएगा a+4 बराबर 14, और a का मान आएगा 14 माइनस 4, a का मान आएगा मेरे पास कितना 10 आ गया। लेकिन तो आपको 51 पदों का योग निकालना है ना, तो n का मान होगा 51। मेरे को ऐसा निकालना है जो है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × t, ये फॉर्मूला का हमारा है। n की जगह आपका मान आ जाएगा 51/2, 2 गुणा a की जगह तो मान आपका रहा है 10 प्लस n का मान 51 - 1, और d का मान कितना रहा है, d का मान आपका बिल्कुल 4 आ रहा है। अब ये तो है 51/2, ये 20 प्लस ये 50 गुणा 4, ये 51/2 यहाँ पर सेम है अभी, 20 प्लस ये 200 है, ये 51/2 सेम आ रहा है, ये 220 हो गया, 2 से काटो आप इसको 110, 51 को 110 से गुणा कराओ तो 0, 11 11 और 55 और 1 56, तो 56 10 के आगे आपका जो आंसर है यहाँ पर वो आपको 56 10 प्राप्त हो गया है। तो ये हमने पढ़ा था कौन सा सवाल है, 5 का सवाल 5.3 में। इसी तरह आपने मेरे से पूछा है कौन सा सवाल है, 7 का सवाल और पूछा है। तो देखो इसमें आप 7 का प्रश्न भी, कि 7 के में आपको क्या करना है। तो देखिए अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्या, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। यानी 7 के प्रश्न में एपीए मान लो मेरे पास ये जो आपकी क्या है 1 2 3 से लेकर के 1000 तक आ रही है। चलो ये आप बातें बढ़ाएंगे, मतलब करेगा ये कि 1 से लेकर आपको 1000 के बीच में संख्या लेनी है। कौन संख्या, 3 से भाज्य विषम संख्या। आपको 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य विषम संख्या है, उनकी एपी बढ़ानी पहले, और उसके बाद में उनको क्या करना, आपको सोल्व करना है। तो देखिए आपके यहाँ पर जो अभिष्ट एपी वो ये बन जाएगी अभिष्ट एपी। तो देखो विषम संख्या बढ़ानी 3 से भाज्य बढ़ानी, तो देखो 1 से 1000 के बीच में विषम संख्या आपके आगे 3 5 7 9 11 ही आती है। लेकिन आपको 3 से भाज्य भी लेनी है ना, तो 3 आएगा, फिर 9 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, ये आएगी, ठीक है ना। तो एपी का प्रथम पद होगा 3 9 15 और लास्ट में आएगा 999। ये आपने इसके भी क्या बना ली है, एक अभिष्ट जो एपी है वो आपने बना ली है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए का मान तो 3 लिखना है, डी का मान 9 से यानी 6 आ रहा है, अंतिम पद एन का मान आ रहा है 999। अब देखो आप यहाँ पर इसका योगफल पूछा आपसे, यानी आपको एन का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, जो एन है उससे आप एन का मान निकालो, यानी a + n - 1 × d का सूत्र लगा दो, जो आ रहा है 999 बराबर 3 + n - 1 गुणा ये 6 आ रहा है, 999 - 3 बराबर आ गया n - 1 गुणा 6। तो यहाँ पर 996 बराबर आ गया n - 1 गुणा 6, और 6 को इसके भाग में लिया वहाँ पे 996 भाग 6 बराबर आ गया
n माइनस 1, 6 का भाग लगाओ, 6 कम 6 फिर 3 9, 6 तक 30, 3 6 बार n माइनस 1, तो n का मान आ गया मेरे पास 167। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या निकालना था, आपको n का मान वो प्राप्त करना था। अब इसमें आप आराम से क्या निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे और ऐसा का रूल लगाना आपको, n/2 ब्रैकेट 2a + n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सारा मान रखना है 167/2, फिर 2 गुणा a का मान 3 है, फिर 167 माइनस 1 और d का मान कितना है 6। इसको सरल कर लोगे और सरल करते आपस कर देगा, इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके देखो बाद में आपने मेरे से प्रश्न पूछा है कौन सा, इसी प्रश्नमाला में आपने मेरे से 9वां और 10वां सवाल भी पूछा है। तो देखो 9वां और 10वां प्रश्न, उनमें आपको क्या करना है। तो देखिए जो 9वां क्वेश्चन है उसमें है कि 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का आपको मान ज्ञात करना है। मतलब ये हुआ करेगा कि कुल राशि 280 रुपये, यानी मेरे पास एसएन का मान आ गया 280, उन सब का योग हो गया। और प्रत्येक पुरस्कार क्या है, अपने से पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी जो डी का मान यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 20 आएगा। तो आपसे पूछा गया प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, यानी आपको एपी के चारों पद निकालने हैं, A1 A2 A3 A4, क्यों 4 ही पुरस्कार देने आपको। और एन का मान यहाँ पर कितना हो गया 4, क्योंकि 4 पुरस्कार देने हैं, तो लिए एन का पद हमारे पास कितना हो गया है 4 हो गया है। अब देखिए इस सवाल को मैं हल कैसे करें। देखो आपको एपी का कोई पद निकालना तो आपको वहाँ पर ए और डी का मान चाहिए, हमें डी का मान पता लेकिन ए का मान पता नहीं है। तो ए निकालने के पहले आपने यहाँ पर एस एन का रूल लगाया जो है n/2 ब्रैकेट में 2a + n माइनस 1 इंटू डी। और n का मान मेरे पास तो कितना 4 पुरस्कार है पहले से ही है, और 2a आपको प्राप्त करना है। उसके बाद में n आपके पास आ रहा है 4 माइनस 1 और d का मान कितना आ रहा है माइनस का 20। अब देखो यहाँ 280 है, उधर 2 गया बाहर, फिर 2a + 3 × 12 माइनस का 20, 2 को दलियो 280 भाग 2 बराबर आ गया 2a - 60, तो भाग गया आपका 44 बार 2a - 60, 60 को आप दलियो बराबर 2a, और 2a बराबर आ गया मेरे पास 200, और जो a का मान है वो कितना हो गया मेरे पास अभी 100 हो गया है। तो ये तो आपने अभी किसका मान निकाला है, a का मान आपने निकाले कितना 100 आ गया। अब देखो a निकालने के बाद में क्या करना आपको, a का मान प्राप्त करने के बाद में आपको जो बाकी देखो मान है ना वो आपको देखो इसमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो अब चारों पुरस्कारों का आप मान निकालोगे, यानी A1 का मान तो मेरे पास क्या होता है a होता है, तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। A2 का मान होता है a + d, यानी 100 - 20 80 आ गया है। फिर A3 का मान होगा a + 2d, यानी 100 + 2 इंटू माइनस का 20, तो 100 - 40 यानी 60 आ रहा है। फिर चौथा क्या देगा आपका, इसमें से आपको 20 और कम करना है ना, यानी 40। अतः चारों पुरस्कार हैं उनकी राशि कितने आ रही है मेरे पास 100 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये ये होंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप ये जो चारों पुरस्कार है उनकी आप जो राशि है वो प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने भी पढ़ा है, कौन सा जो 9वां था प्रश्न वो आपने। अब देखिए प्रश्न संख्या में देखो 10 की बात करते हैं। आप 10 नंबर जो प्रश्न है उस 10 नंबर प्रश्न के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि जैसे मान लो इसमें दिया गया है कि एक टीवी सेटों का निर्माता प्रत्येक तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। मतलब तीसरे वर्ष में क्या करा वो 600 टीवी बना रहा है और 7वें वर्ष में क्या करा वो 700 टीवी बना रहा है। प्रत्येक तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेट का उत्पादन करता है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। इस बात का मतलब ये हुआ कि एपी फॉर्मूले में समान संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पूछा है
पहले पार्ट में क्या, प्रथम वर्ष का उत्पादन, यानी एक तो पहला पद पूछा आपसे। सेकंड पार्ट है 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी आपको 10वां पद पूछा गया यहाँ पर। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी 7 पदों का आपसे योग पूछा गया है। अब देखो कैसे करेंगे सवाल को। तो कोई भी एपी का अगर आपको कोई पद निकालना हो तो उसके लिए पहले आपको ए और डी का मान चाहिए। हमें यहाँ पर न तो ए का मान पता है और नहीं हमें डी का मान पता है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये A3 बराबर 600 आ रहा है, तो इससे आप लिखोगे क्या, जब A3 बराबर 600 है तो A3 का व्यापक पद होता है A + 2D बराबर 600। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। फिर मेरे पास 7वें पद का मान 700 आ रहा है ना, तो ये A + 6D बराबर आ गया 700, ये समीकरण 2। अब देखो पहले मैं समीकरण 1 व 2 को हल कर रहा हूँ। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो देखो जैसे आप इनको हल करोगे तो जो A + 2D बराबर 600 है और A + 6D बराबर 700 है, इनको घटाना आप दोनों को भी काट दो। ये -4D बराबर आ रहा -100 और D का मान मेरे पास कितना आ गया है, 25 आ गए। ये तो अभी आपने एक बार क्या प्राप्त कर लिया, जो D है उस D का मान आपने 25 प्राप्त कर लिया है। अब D का मान हम कहाँ करेंगे, समीकरण में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे आप समीकरण 1 में D का मान रखते हो तो मेरे पास आ रहा है A + 2 × 25 बराबर कितना आएगा, उधर आ रहा है मेरे पास 600। अब जो A + 50 है बराबर 600 आ रहा उधर, अब A का मान आएगा मेरे पास 600 - 50, और जो आपका A होता था वो क्या, प्रथम वर्ष का उत्पादन है। इसका मतलब प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना आ गया मेरे पास, 550 टीवी आ गया, ठीक है ना, 550। पहला पार्ट हो गया। अब तो सेकंड पार्ट में आपको 10वां पद निकालना, तो आगे मेरे पास A10 बराबर A + 9D हो गया। तो 550 + 9 गुणा D का मान आ रहा है 25, तो 550 प्लस, अब इनको गुणा कराओगे तो मान आपका आएगा 225, इन्हें जोड़ लो 5 7 775। तो यानी 10वें वर्ष का मेरे पास उत्पादन कितना आ गया है, 10वें वर्ष का उत्पादन जो आ गया 775 टीवी, ठीक है ना। अब आपको निकालना पड़ेगा प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। तो मतलब आपको S7 का मान निकालना है, जो हो गया n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। यहाँ पर आप Sn का वो छोटे वाला फॉर्मूला काम ले सकते हो। तो n की जगह तो आ रहा है 7/2, 2 गुणा a का मान कितना है 550 प्लस n - n 7 हो गया, और d का मान आ रहा है कितना 25 आ रहा है। अब सरल कर लो, तो 7/2 ये 1100 हो गया है, ये 6 गुणा 25। अब इसको सरल कर लेना, सरल करके क्या निकालेंगे आपको, प्रथम 7 वर्षों का जो कुल उत्पादन है वो आप प्राप्त कर लेंगे। ये तो देखो मैंने आपको जो 5 के प्रश्नावली समस्याएं थी उसका मैंने समाधान आपको बताया है। अब देखो हम जो ये आपने भी 5 का पढ़ लिया ना, अब देखो हम 7 की तो प्रश्नावली, तो 6 की वैसे कोई समस्या नहीं है। 6 की प्रश्नावली मैंने पूरी यूट्यूब पर पढ़ा रखी है, तो आप उसको वांछता करके सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। 6 की में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सारणी बनाने आपको आती है, और मैंने सारणी बनाने आपको जो पूरा का पैरामीटर है वो आपको बता रखा है। 6 की प्रश्नावली की वीडियो आप उसके लिए देख सकते हो। और अब जो 7 की प्रश्नावली देखो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी भी हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास अभी सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 प्रश्न हैं जो किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछे हैं। तो मैं पहले आपको 2 सड़क सुरक्षा के प्रश्न हैं उनकी स्टडी करवा रहा हूँ। पहले आप उन प्रश्नों को सुन लीजिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो उस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यानी हम बात करें सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, रोड सेफ्टी से रिलेटेड प्रश्न, जिसमें आपका एक पहला प्रश्न ये आ रहा है कि मतलब 2 स्थान है ए और बी। मतलब आपको 2 स्थान क्या दे रखे, आपको ए और बी दे रखे, 2 प्लेस हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है 9 किलोमीटर है। अब देखो एक कार है वो यहाँ से ए से स्टार्ट होती है, रवाना होती है एक निजी स्पीड से, और एक यहाँ बी से रवाना होती है। दोनों एक दूसरे की ओर मुँह करके रवाना होती है, और दोनों मान लो कहाँ पर मिलती है आकर के,
मान लो इस बिंदु सी पर यानी यहाँ पर मिलती है वो आकर के, और मिलने के उनका टाइम कितना लगेगा उनको, 45 मिनट का टाइम उनको लगने वाला है। कब? जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुँह करके चलेगी तो दोनों 45 मिनट के बाद में मिलेगी। फिर उसने एक शर्त और लिख रखी है कि अगर वो दोनों एक ही दिशा की ओर मुँह करके चले, ऐसे इधर ये भी इधर चलेगी और ये भी इधर चलेगी ऐसे, और दोनों मान लो यहाँ पर कहाँ मिल रही है, वालों बिंदु डी पर मिल रही है दोनों, तो उनको टाइम लगेगा 3 घंटे का। जब वो दोनों एक ही दिशा की ओर मुँह करके चलेगी तो उनको टाइम 3 घंटे का लग रहा है, और जब वो दोनों विपरीत दिशा की ओर मुँह करके चलती है तो उनको टाइम लग रहा है 45 मिनट का। अब देखो हल कैसे करना आपको। यहाँ पर पहले मान लेंगे आप, माना प्रथम कार की चाल यानी स्पीड क्या मान लिया आपने, x किलोमीटर पर आवर मान ली, यानी स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल x किलोमीटर पर आवर, एंड माना द्वितीय कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हो गया आपके पास y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, यहाँ देखो मेरे पास दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना, यानी जब कारें, पहले हम बात करते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करते हैं, जब कारें विपरीत दिशा में गतिमान हो। अब देखो 45 मिनट के बाद में पहले कार ए के द्वारा तय दूरी क्या होगी आपकी, ऐसी होगी है, और इसके द्वारा होगी आपकी BC, दोनों का योग क्या रहा आपका 9 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले आपने लिखा यानी 45 मिनट में 45 मिनट लिख दो इसको, या 3/4 घंटे लिख दो, क्योंकि 45 मिनट में 3/4 घंटे होते हैं, तो 45 मिनट या 3/4 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा तय दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है आपका, चाल गुणा समय होता है। तो इसकी चाल तो है x और समय क्या इसका 3/4, तो ये 3x/4 आ गई किलोमीटर। तो कार कितनी दूरी चलेगी, 3x/4 किलोमीटर दूरी चलेगी। अब देखो 45 मिनट या 3/4 घंटे में कार सेकंड द्वारा तय दूरी, यानी आपको लिखना है द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार सेकंड इन 45 मिनट्स और 3.4 आवर्स। तो वह फॉर्मूला हो गया आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणा समय, इसकी चाल y है, समय 3/4 है, यानी 3y/4 किलोमीटर। यह आपने इसको यहाँ तक लिख दिया है। अब आपको देखो एक बात और सोचनी है साथ में, कि कार फर्स्ट तो बिंदु A से C पर पहुँच गई है, और ये B से C पर पहुँच गई, तो ये दूरी, इसकी दूरी AC होगी, इसकी क्या होगी BC। तो दोनों का योग बिल्कुल इस AB के बराबर है 9 किलोमीटर के। तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी जो 3x/4 प्लस और 3y/4 है वो बिल्कुल किसके बराबर है, 9 के बराबर आ रहे हैं। सबको 4 से गुणा कर दो, तो 3x प्लस 3y बराबर क्या आ गया, 4 9 का 36, दोनों तरफ 3 का भाग लगा दो, तो x प्लस y बराबर क्या आ गया, 12 आ गया। ये तो आपने एक बार क्या प्राप्त कर ली है, जो समीकरण नंबर फर्स्ट है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो हम सेकंड शर्त की बात करते हैं, तो आप लिखोगे के सेकंड, जब कारें एक ही दिशा में गतिमान हो। जब कारें एक ही दिशा में गतिमान होगी तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखो दोनों मिलती कब है, 3 घंटे के बाद मिलती है। कार फर्स्ट है उसकी दूरी क्या होगी AD, कार सेकंड की होगी BD। जब आप AD में से BD घटाओगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे यानी 3 घंटे में कार फर्स्ट द्वारा तय दूरी, तो वह सूत्र आपका चाल गुणा समय, तो इसकी चाल x है, समय 3 है, यानी 3x किलोमीटर आ गई है। उसके बाद में 3 घंटे में कार सेकंड द्वारा तय दूरी, तो y गुणा 3 यानी 3y किलोमीटर। अब देखो आपको यहाँ पर अच्छी तरह बताए
कि कार फर्स्ट की दूरी तो होगी ए से डी तक की, कार सेकंड की होगी बी से डी तक की। दोनों को जब आप घटाते हो तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी जब आप ए डी में से बी डी लेस करो तो क्या आएगा, 9 आएगा। यानी 3x माइनस 3y बराबर मेरे पास क्या आएगा, 9 किलोमीटर आ रहा है। अब देखो इसको अगर आप आगे सरल करना चाहिए और देखो समय 3 का भाग जरा ग्रुप रहा, तो x माइनस वाई बराबर मेरे पास क्या रहा, 3, समीकरण नंबर 2। ये पहले आपने समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर आपने सेकंड प्राप्त कर ली है। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके मैं x और y का मान निकालूंगा। तो मैंने समीकरण 1 में देखो 2 को जोड़ दिया मैंने एक बार, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, जोड़ने का मतलब x प्लस वाई बराबर मेरे पास 12 है और ये x माइनस वाई बराबर मेरे पास 3 है। ये कट रहा भी, 2x बराबर आ गया 15, x का मान तो आ गया 15/2, यानी x का मान आ गया 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। और अब आपको क्या निकालना, y का मान निकालना है ना, तो आप लिख दोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो यहाँ पर x का मान तो आ रहा है 7.5 प्लस y बराबर आ रहा है 12, तो वहाँ पर y का मान आ गया 12 माइनस 7.5 और y का मान आ गया 4.5, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, कार फर्स्ट की गति है वो तो आगे 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे और कार सेकंड की गति क्या आ गई है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से आप ये जो रोड सेफ्टी का प्रश्न था उसको आप हल कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न कौन से की, जो आपका आता है इसमें जो आपका अगला प्रश्न है, आपने अभी एक मेरे से रोड सेफ्टी का और सवाल पूछा है और उस सवाल में आपने पूछा है, क्या पूछा आपने, देखो अगला नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रोड सेफ्टी से संबंधित है उसका समाधान। तो देखो उस प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, हम उसकी बात अभी एक बार कर लेते हैं। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं सेकंड प्रश्न की अपनी, तो सेकंड प्रश्न में क्या लिखा है कि मतलब 2 कारें हैं। अब मान लो कि यहाँ से कोई बिंदु है एक, इस बिंदु ए से क्या होती है, 2 कारें स्टार्ट होती है। एक कार है, एक कार की गति तो क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक से। इसकी तो ये तो अपने इसकी नियत स्पीड से, यानी जो एक कांस्टेंट स्पीड उससे चलती रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। दूसरी देखो, अब जो कार सेकंड आपके पास है, सेकंड कार, उसकी गति ऐसी आ रही है, वो शुरुआत में चलेगी तो पहले 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी, बाद में जो उसकी गति है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। हर घंटे के बाद में पहले चलेगी वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाद में जो आगे टाइम आएगा तो हर 1 किलोमीटर के बाद में उसकी जो गति है वो 0.5 किलोमीटर पर आवर बढ़ती हुई चली जाएगी। तो पूछा है कि अगर ये दोनों कार एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट करती है, तो अब सीधी सी बात है कि जो कार फर्स्ट है वो इससे आगे चल जाएगी, उसकी गति ज़्यादा है ना। अब कार सेकंड से पीछे रह जाएगी, लेकिन वो अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ा रही है 0.5 तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो अपनी गति है वो इससे भी मतलब ज़्यादा कर लेगी, डबल कर लेगी इससे। तो उस टाइम वो कार फर्स्ट को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। और जब कार फर्स्ट को क्रॉस कर लेगी तो पूछा कि वो कितने समय बाद कर लेगी, उस समय आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, यानी कार जो फर्स्ट है उसकी गति कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें आप शुरुआत में मान लेंगे, माना कार सेकंड कार फर्स्ट को n घंटों बाद, यानी उसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है ना। क्रॉस कर लेगी, इसको मान लो पार कर लेगी, ऐसा मान लो पार कर लेगी। अब आपको पहले लिखना पड़ेगा कार फर्स्ट द्वारा n घंटों में तय दूरी, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट इन n हावर्स। तो दूरी का फॉर्मूला जानते हैं आप, स्पीड टू टाइम होता है, यानी चाल गुना समय होता है। तो चाल क्या है इसकी, जो इसकी चाल है वो दे रखी है आपको कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, और टाइम कितने सारे n घंटे हैं, तो इसकी दूरी कितनी आ गई है 100 n घंटे में। ये जो अपनी दूरी है उसको कवर कर लेगी। यानी जो कार फर्स्ट है
वो n घंटों के बाद में 100n घंटे दूरी वो तय कर लेगी। अब हम बात करते हैं कार सेकंड की। सॉरी, ये कार फर्स्ट है क्या? हाँ, यहाँ चल ठीक है। अब लिखना आपको कार सेकंड के लिए। देखो, तो कार सेकंड की स्पीड है वो एक एपी की फॉर्म बना रही है। जो शुरुआत में एक निश्चित तरह से आ रही है मेरे पास 8, उसके बाद में आप उन सब में क्या कर रहे हो, आप 0.5 को जोड़ रहे हो बार बार, तो वो एक एपी की फॉर्म में चल रही है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एपी से ए का मान दो आप 8 और डी का मान मेरे पास आ रहा है 0.5, या इसको आप 1/2 भी मान सकते हो। अब यहाँ पर एन का मान मेरे पास क्या है, एन ही है। अब यानी एन घंटे के बाद में ये कुल दूरी कितनी कवर कर लेगी? तो नॉर्मल सी बात है, मान लो पहले इसने 5 किलोमीटर चले दूरी, बाद में मान लो इसके 1 किलोमीटर पर जा रही इस तरह से दूरी। अब मैं बोलूँ कि भाई 4 घंटे बाद में तो ये इतनी दूरी पूरी करेगी नहीं है, यानी 5 + 1 + 1 जोड़ना पड़ेगा सबको आपको। तो मतलब ये आपको ऐसे इसमें निकालना पड़ेगा। तो लिख लोगे यहाँ पे n घंटे में कार सेकंड द्वारा तय दूरी, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सेकंड इन n आवर्स। तो इसमें आपको एसन का रूल लगाना है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, और n की जगह मान आपको n ही रखना है, 2 गुणा a का मान आपके पास यहाँ पर क्या है 8 है, प्लस n का मान हमें पता नहीं है यहाँ पर भी, और d का मान कितना है 0.5। तो इसको आप 0.5 कर दो, या इसको बट्टे में दो, एक बात है। अब देखिए, अगर आप इसको बट्टे में भी लिखना चाहें ना, तो आप इसको यहाँ पर 1/2 भी आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दोनों आपके ऑप्शन वो राइट है। तो यहाँ तो मेरे पास आ रहा है n/2, यहाँ पर 16 + n - 1/2 आ रहा है, ये 16 + n - 1/2। अब देखो, जब मैं इसको आगे और भी सरल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मान आएगा n/2 बाहर है पहले से, यहाँ पर 2 लघुत्तम आ गया, तो 32 + n - 1 ही हो गया, 32 + n - 1। अब इसको आगे सरल करोगे तो मान आएगा आपका n/2, 31 + n/2 आ रही है, और आपका मान आ गया 31n। चलो इसको आप ऐसे पढ़ दो, n × 31 + n बटे मारा है 4। ये तो कार जो सेकंड है उसके द्वारा तय दूरी आ गई है किलोमीटर में, और वो आपकी क्या थी, कार फर्स्ट के द्वारा तय दूरी कितने में, n घंटों में। अब जो एक कॉमन सी बात होती है, अगर मेरे को किसी व्यक्ति को क्रॉस करना, मान लो एक व्यक्ति मेरे से आगे दौड़ रहा है इस तरह से, मैं मान लो उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, वो मेरे से आगे दौड़ रहा है। अब मैं अगर उस व्यक्ति को क्रॉस करूँगा तो पहले उस व्यक्ति ने जितना, मान लो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस करूँगा, तो जितना उस व्यक्ति ने दौड़ा है उतना मेरे को दौड़ना पड़ेगा ना। मतलब मेरी दूरी उस व्यक्ति के द्वारा दौड़े की दूरी की बिल्कुल क्या आएगी, बराबर आएगी, तभी मैं उसको क्रॉस कर पाऊंगा यहाँ पर। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो कार सेकंड है वो कार फर्स्ट को कब क्रॉस कर पाएगी, जब उन दोनों की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो आप लिखोगे यानी प्रश्नानुसार, यानी कार फर्स्ट द्वारा तय दूरी किसके बराबर आएगी, कार सेकंड द्वारा तय दूरी के। यहाँ कार जो फर्स्ट है उसके द्वारा तय दूरी मेरे पास आ रही है 100n आ रही है, और उसकी देखो मेरे पास दूरी कितनी आ रही है, उसकी है n × 31 + n/4 ये आ रही है। देखो दोनों तरफ कोई समान संख्या गुणा में तो आप लोग कैसे कट सकते सीधा। अब 4 को दलिए होती है आगे मेरे पास 400 बराबर 31 + n, 31 को आप दलियो तो 400 - 31 बराबर क्या आ गया n। इन्हें लेस कर लो अभी एक बार आप, तो लेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर मान आएगा 369 आ जाएगा बराबर n। तो मतलब ये 369 घंटे के बाद में क्या कर ले, इसको कवर कर लेगी, यानी इसको क्रॉस कर लेगी। ये टाइम आपका घंटे की फॉर्म में है, और अगर आप चाहो तो इसको आप दिन की फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, यानी 24 घंटे का भाग लगाओगे तो आपको मान क्या जाएगा, दिन की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखो मैंने आपके कुछ डाउट की स्थिति मैंने अभी आपको उनकी स्टडी करवाई है। अब देखो प्रश्नावली 7 की जो प्रश्नावली है ना, देखो उसके बुक वाले तो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं अपने इस चैनल पर, जो एक्सरसाइज 7 के नाम से आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको आप जाकर के कोई भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से जाके देख सकते हो। यानी टोटल प्रश्न आपको 7.1 और 7.2 के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं
वो देखो मैं आपको इसमें भी करवा देता हूँ। तो देखिए 7 की प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है ये, जैसे आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस कोस थीटा, यानी हम 7 की प्रश्नावली के विधि को बात कर रहे हैं, और बटे मारा है 1 माइनस कोस थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखिए ये प्रश्न आपको कैसे हल करना है, इसका तरीका देखिए आप। सबसे पहले आपको इसमें जो बाएं पक्ष है उसका मान लेना है, जो है रूट में 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। फिर मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब भी संख्या रूट में आ जाए तो आपको ये प्रयास करना है कि संख्या का रूट हटाएं आप किसी भी तरह से, और रूट को हटाने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उसके हर का परिमेयकरण वो कर देते हैं, और हर का परिमेयकरण करने से जो हमारा रूट है वो वहाँ पर हट जाता है। तो देखिए इस सवाल में हम क्या करें, इसमें हर का परिमेयकरण वो कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर अंश व हर को रूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर, क्यों रूट के अंदर गुणा करना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास मान आ गया रूट में 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो जो यहाँ पर ऊपर तो माना मेरे पास होता रहा है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का रूल बनना जो हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो गए। अब ऊपर वाला मानता रहा है मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इस एक का वर्ग क्या होता है, ये जगह साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब किसी भी संख्या का अगर रूट में वर्ग की फॉर्म आ जाती है तो आप उसका रूट वो पूरा पूरा हटा सकते हो। तो अब देखो इन दोनों का रूट आप हटा देंगे, और हटाते आपके पास क्या देगा, ऊपर वाला मान तो आ गया 1 प्लस कोस थीटा बट्टे मारा है साइन थीटा। अब इस साइन थीटा का आपको दोनों में क्या करना है, अलग अलग से भाग लगाना है, बट्टे मारा है साइन थीटा। अब ये होता है आपका कोसेक थीटा, ये कोट थीटा बराबर मेरे पास क्या रहा आर से आ रहा है। तो इस तरह से आपको जो एग्जाम्पल 4 था उसको प्रूव करना था। इसी तरह से आप इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है, पहले आप उसको देख लो। अब देखो 6 एग्जाम्पल में आपके पास क्या रहा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर जो 6 आपका है उसमें लिखा हुआ है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या है 2 कोसेक थीटा। देखो ये प्रश्न मेरे पास अभी इसमें आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें लेना है बाएं पक्ष जो है साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा प्लस यहाँ पर है 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो इनमें आप जब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। जो साइन कोस से पहले बदले हुए हैं, जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो आपका यहाँ पर लघुत्तम आएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ रहा है इसका लघुत्तम। अब इसका भाग दिया, ये कटा यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन कट गया, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टे मारा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका जब आप वर्ग करोगे तो आएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को जब आप पास पास लिखोगे सर्वसमीका बन जाएगी आपकी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फिर प्लस में 1 प्लस 2 कोस थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इस ब्रैकेट का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 कोस थीटा बटे मारा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर 1 और 1 दोनों जुड़ के आपके कितने हो गए, 2 हो गए हैं, यानी बराबर 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा इंटू क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है।
फिर 2 कॉमन आएगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस कोस थीटा बटे हमारा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों ब्रैकेट को आप कट कर दोगे और 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा और ये आ गया मेरे पास क्या 2 कोस 1 थीटा। तो इस तरह से आप जो अपना दाएं पक्ष है वो बाएं पक्ष से प्राप्त कर सकते थे। इसी श्रृंखला में आप एक जो इसमें 7 का एग्जाम्पल है वह और देखिए आप कि 7 के एग्जाम्पल में आपको क्या करना है। तो देखो अगर हम 7 के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। अब देखिए इसको करना कैसे आपको हल। तो पहले आपने इसमें लिया बायां पक्ष जो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आ रही है बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस आ रहा है कोस थीटा के ऊपर साइन थीटा कॉमन आया बाहर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका देखो कोस थीटा कॉमन आया बाहर तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए उत्तर आपको टेन थीटा लेके आना तो हमारा इन दोनों से कम चल जाएगा तो हमें इन दोनों कॉस्ट की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों कॉस्ट को काटेंगे और ये दोनों कॉस्ट का आप कब कटें जब दोनों समान प्रकार के होंगे तब कटेंगे। तो आपने देखो अंश के मान में कोई प्रकार का चेंज नहीं किया है। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है सेम। यह देखो कोस थीटा आ रहा है सेम मेरे पास एक बार भी। इसको आप 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे यानी मैंने इस कोस स्क्वायर की जगह मैंने ये लगा दिया सर्वसमीका, ठीक है ना। अब ऊपर आ रहा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे वाले मान में आ रहा है कोस थीटा इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 यानी साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में आ रहा है कोस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी जब आपने 2 में से 1 लेस किया तो वहाँ पर भी क्या बच गया आपका 1 बच गया है। अब देखो ये दोनों जो कोष्टक आपके हैं समान प्रकार के उनको आप काट दो और मेरे पास क्या बच रहा है अभी साइन थीटा बटे कोस थीटा वो बच रहा है। इसका मान क्या होता है टेन थीटा बराबर मेरे पास क्या आ गया है आरएचएस आपको प्राप्त हो गया है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर देखो जो 7 वो करवा दिया है। बाकी इसी तरह से आप इसके जो और भी सारे प्रश्न उनको आप हल कर सकते हो। और अब देखो इसी श्रृंखला में आपका आगे आता है एक प्रश्न संख्या 11वां और 12वां और देख लो आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता रहा हूँ आपको मैं इसमें प्रश्न संख्या 11 कि 11 के में आपको क्या करना है। तो देखिए जो 11वां प्रश्न है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 11 उसमें देखो मेरे पास क्या रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1 बराबर है 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए। ये इसमें अभी आपको क्या करना है सिद्ध करना है। अब देखिए आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे बाएं पक्ष का चयन करेंगे जो है कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे में आ रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे। अब देखो ऐसे सवाल एकमात्र ऐसा सवाल है जिसको आप साइन कोस की फॉर्म में बदल के आप इसका उत्तर नहीं लेके आ सकते। इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक निश्चित नियम है उसी का फॉलो करना पड़ेगा। यानी आपको इस एक की जगह लगानी है आपको सर्वसमीका कौन सी कोट और कोसेक वाली यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको लगानी है यहाँ पर यानी सर्वसमीका 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का प्रयोग करने पर। तो देखो जैसे इसका प्रयोग करोगे तो ये बट्टे वाला मान तो बिल्कुल आएगा मेरे पास सेम कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 और यहाँ पर है कोट ए प्लस कोसेक ए
माइनस, अब इस एक की जगह आपको लिखना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब देखो ये मान तो आ रहा है मेरे पास सेम, यानी कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1। अब इस मान में आपको कोई भी प्रकार का चेंज नहीं करना है, ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है। ये भी एक बार माइनस, यहाँ पर आप ए माइनस बी ए प्लस बी का रूल लगा दो, जो आएगा कोसेक ए माइनस कोट ए और साथ में कोसेक ए प्लस कोट ए। तो उसमें आपने ए प्लस बी ए माइनस बी का जो रूल है वो आपने लगा दिया है। अब देखिए जो आपका अंश में मान आ रहा है, देखो उसमें इन दोनों पदों में से आपका ये क्वेश्चन तो बाहर कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर कॉमन लिया कोसेक ए प्लस जो कोट ए है उसको मैंने बाहर कॉमन लिया है ना। अब यहाँ इसकी जगह तो बचेगा 1 माइनस, ये देखो माइनस आपका इन दोनों को प्रोवाइड करेगा, तो कोसेक तो बनेगा माइनस का और कोट बनेगा प्लस का। जो बटे वाला मान हो क्या रहा है मेरे पास, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो ये दोनों कोष्टक आपके बिल्कुल के समान है, क्योंकि एक की जगह 1 आ रहा है माइनस का, कोसेक आ रहा है प्लस का कोट आ रहा है, तो इन दोनों को आप सीधा ऐसे कट कर दोगे। और अभी मेरे पास आ रहा है क्या, कोसेक ए प्लस में कोट ए। लेकिन आपको जो अपना उत्तर है वो साइन कोस की फॉर्म में बदलना है, तो आप इनको देखो साइन कोस की फॉर्म में बदल लो, तो ये होता है 1/साइन ए प्लस ये होता है कोस ए बटा साइन ए। साइन ए आगे इसमें क्या लघुत्तम आ गया है मेरे पास, ऊपर आएगा 1 प्लस कोस ए और ये आपको दाएं पे लेके आना था। तो ये मैंने आपको उदाहरण नंबर जो 11 का है वो करवा दिया है। अब उसके बाद में आप इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वह आप और देख लीजिए कि 12वें एग्जाम्पल में आपको क्या करना है। तो देखिए जो 12वां एग्जाम्पल है उसमें आपको ये दिया गया है, यानी आपको सिद्ध करना है क्या, एग्जाम्पल देखो नंबर 12 की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, tan स्क्वायर ए आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपने इसमें लिया बाएं पक्ष, तो मेरे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में आ रहा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने देखो आपको कुछ नियम बता रखे हैं कि अगर सीधे सर्वसमीका लागू होती है तो पहले आपको सीधे सर्वसमीका लगानी है, और अगर सीधे सर्वसमीका लागू नहीं होती है तो आपको क्या करना है, उसको साइन कोसाइन में बदलना है। तो यहाँ देखो बिल्कुल लागू हो रही है, इसका मान तो आ रहा है सेक स्क्वायर ए, उसके बटे में आ रहा है कोसेक स्क्वायर ए। अब इनको साइन को से बदलो, तो 1 कोस स्क्वायर ए और ये होगा 1 साइन स्क्वायर ए। अब 1 कोस स्क्वायर को लिखना सेम, ये उल्टा के ऊपर आ गया, बटे में 1 आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर ए के बटे में क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर ए, और साइन कोस का 10 होता है, तो ये आपका माना गया tan स्क्वायर ए। ये तो आपने बाएं पक्ष का माना हो, इस tan स्क्वायर ए के बराबर लेके आ गया आप, यानी जो बाएं पक्ष आपका है वो आर एच के बिल्कुल क्या रहा है, बराबर आ रहा है। अब जो मध्य पद है उसको भी आपको क्या करना है, आर एच के बराबर लेके आना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मध्य पद यानी मध्य टर्म जो है 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको रूल लगाना है, उनको साइन को से बदलना है। 1 माइनस ये तो गया मेरे पास साइन बटा कोस हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 माइनस ये आ रहा है कोस ए बटा साइन ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले मानों का आपके पास यहाँ पर कोस ए लघुत्तम आ रहा है एलसीएम, और ये आएगा कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है, बट्टे वाले मान भी देखो आपका साइन ए आ रहा है लघुत्तम, और यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए आ रहा है और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए है,
बटा मेरे पास कोस आ रहा है, इस मान को आप उल्टा कर इसके गुणा में ले आएंगे और साइन ए के बटे में क्या आ गया, साइन ए माइनस कोस ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो जो मेरे पास ये डबल पद के सवाल है, देखो इनको मैं समान बना रहा हूँ दोनों को, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या है कोस ए माइनस साइन ए बटे में कोस आ रहा है ना, गुणा यहाँ पर मेरे पास है साइन ए। देखो ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, तो इसमें मैं अगर माइनस बार कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो मान आपका आएगा कोस ए माइनस साइन ए, इस पर में आपका माना वो आ जाएगा, कोई बार इसका होल स्क्वायर आ रहा है। अब देखो उसके बाद में आपका मान क्या बन जाएगा, बराबर ऊपर तो आ रहा है मेरे पास कोस ए माइनस साइन ए और इसके इंटू में क्या आ रहा है साइन ए आ रहा है, बट्टे में ये माइनस आप याद रखो इसका आगे, तो माइनस का कोस ए इंटू में कोस ए माइनस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट से आप ब्रैकेट काट सकते हो, मेरे पास आ रहा माइनस का साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस टेन ए का क्या हो गया है होल स्क्वायर, यानी प्लस का टेन स्क्वायर ए, इन जो मेरे पास मध्य पद है वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखिए जो LHS था उसका मान भी RHS के बराबर आ रहा है समीकरण 1 में, और जो मध्य पद है उसका मान भी क्या आ रहा है RHS के बराबर आ रहा है समीकरण नंबर 2 में। तो आप ये रिजल्ट निकालोगे, यानी समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो आपका LHS है वो मध्य पद के बराबर, ये RHS के बराबर, ये तीसरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज देखो 4, 5, 7 इसके अलावा कुछ जो सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रश्न भी पढ़े हैं, इनका रिवीजन देखो आज हमने कर लिया है। कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका, उसमें हम एक्सरसाइज जो 8 है उससे संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी को समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।